हम वेजिटेबल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे, उसमें हमने बोटेनिकल नेम वगैरह सारी वेजिटेबल के देख लिए थे। अब हम आगे बात करने वाले हैं। ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ जाती है टेम्परेचर टॉलरेंस के बिहाफ पे। कुछ होती हैं कूल सीज़न वेजिटेबल जो ठंड में लगती हैं, जैसे रबी सीज़न में, जैसे कि आपकी ब्रोकली है ना, ब्रुसेल स्प्राउट है, गोभी, पत्ता गोभी है, आलू प्याज है, लहसुन है, एस्पेरेगस एम्ब्रेंथस है, ये सब चीज़ें। टेक्स्ट को आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। फ़ोटो वगैरह मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि याद करना थोड़ा सा इजी रहे। कुछ सब्जी यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं जो आपके खरीफ सीज़न के लिए सही रहेंगी, जैसे कि कोलोकेशिया है, टेपियोका है, टमाटर, ओकरा, चिली, बैगन, है ना। इसके अलावा कुछ वार्म सीज़न वेजिटेबल मेंशन कर रखी हैं जो आप एज ए जायद क्रॉप के तौर पे लगा सकते हो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने होते हैं ना जायद के, तो इसमें आपके लगभग जितने भी मेलन है, जैसे परवल है, टिंडा है ना, इसके अलावा आपका खरबूजा है, तरबूज है, ये सब आपके लग जाएंगे। बैगन वगैरह भी लगा सकते हो, काओपी लग जाएगा। इसके अलावा एसिड टॉलरेंट्स के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कुछ होते हैं जो स्लाइटली टॉलरेंट होते हैं, यानी कि पीएच अगर आपका 6.8 6 के आसपास है तो सही रहेगा, यानी कि 7 से हल्का सा फ्लक्चुएशन अगर है। 6.8 से लेकर के 5.5 यानी कि मॉडरेटली एसिडिटी के प्रति टॉलरेंट कुछ क्रॉप, और कुछ जो आपके काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिटी के प्रति भी टॉलरेंट रहेंगे, जैसे आलू है, स्वीट पोटैटो है, वाटरमेलन है, ये आपके हाई एसिडिटी वाली सॉइल में भी आराम से हो जाएंगे। बैगन, मटर, कद्दू, मूली, ये सब आपके मॉडरेटली जो एसिडिक सॉइल होगी ना उसी में होंगे। इन क्रॉप में आपको थोड़ा पीएच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल हल्की फुल्की सी ही फ्लक्चुएशन जो पीएच में होगी वो क्रॉप टॉलरेट करेगा, नहीं तो आपका प्लांट जो है ना उसकी ग्रोथ पर असर पड़ने लगेगा। कौन कौन है ये, जैसे कि भिंडी है, कैबेज है, कूलीफ्लावर है, मस्क मेलन है, अनियन है, स्पिनच है ना। इसके अलावा लेटस है, लीक है। ये वो क्रॉप है जिनमें आपको जो पीएच है उसमें ज़्यादा स्लाइट वेरिएशन नहीं आना चाहिए, क्लोज टू 7 होना चाहिए, ये याद रखो। हल्का सा ही बस जो फ्लक्चुएशन होगा वही टॉलरेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6.8 या 6। बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन होगा तो फिर सीधे सीधे प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। तो ये केवल स्लाइटली टॉलरेंट होते हैं एसिडिटी के प्रति। आगे बात करें तो सैलिनिटी के प्रति कौन कितना टॉलरेंट है वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, है ना। इसके अलावा हम आगे बात करें कौन सी सब्ज़ी का कौन सा पार्ट खाया जाता है, जैसे कि लीफ हम कौन कौन सी वेजिटेबल्स की खाते हैं, और वेजिटेबल का मतलब आप समझ रहे हो। सबसे पहले तो शब्द जो है ना वेजिटेबल, वही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। प्लांट का कोई भी भाग जिसे पका के खाया जा सकता है उसे वेजिटेबल बोलते हैं, और वेजिटेबल को हिंदी में शाक कहते हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आपसे पूछ ले भैया आप वेजिटेबल के बारे में बता रहे हो, पहले वेजिटेबल शब्द ही बता दो कि वेजिटेबल का मतलब ही क्या है। तो वेजिटेबल का मतलब है प्लांट का कोई भी भाग जिसे पका के खाया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं वेजिटेबल। ठीक है ना। और ऐसे ओलेरी कल्चर में एक चीज़ याद रखना, जनरली बच्चे सोचते हैं कि ओलेरी कल्चर का मतलब हो गया सब्जियों का कल्टीवेशन, नहीं। ओलेरी कल्चर का मतलब है पॉट हर्ब कल्टीवेशन। कोई भी ऐसा हर्बेशियस प्लांट हैविंग ग्रीन सैकुलेंट स्टेम जो कि आपका पॉट में ग्रो करा जा सके, उसको हम बोलते हैं कि वो ओलेरी कल्चर में आएगा, क्योंकि ओलेरी कल्चर का मतलब ही है पॉट हर्ब कल्टीवेशन। उसका वेजिटेबल से लेना देना नहीं है। वेजिटेबल भी क्योंकि हर्बेशियस होती हैं इसलिए पॉट में ग्रो हो सकती हैं, इसलिए वो भी ओलेरी कल्चर में आ जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वेजिटेबल का मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट जिसे पका के खा सकें वेजिटेबल कहलाता है। खैर आगे बात करते हैं कौन सा प्लांट पार्ट खाया जाता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पत्ते कौन कौन सी सब्जियों के खाए जाते हैं, पालक है, इसके अलावा एमरेंथ है, पोर्टोलेका वगैरह है, और यहाँ पे सारी मेंशन कर रखी हैं, पढ़ ही सकते हो आप। स्टेम किसका खाते हैं, आलू का स्टेम खाते हैं हम, एस्पेरेगस का स्टेम खाते हैं। एलिफेंट फुटियम के केस में रूट खाते हैं, रूट और ट्यूबर। पोटैटो के केस में ट्यूबर खाते हैं। स्वीट पोटैटो के केस में क्या है, उसकी रूट खाई जाती है। ये रूट और ट्यूबर वाले एक साथ लिख दिए हैं इन्होंने।
कैरेट के केस में रूट खाते हैं, रेडिश के केस में रूट खाते हैं, टर्निप के केस में रूट खाते हैं। बल्ब किसके खाते हैं? अनियन और गार्लिक के बल्ब खाते हैं, है ना। इसके अलावा फ्रूट किसका खाते हैं? टमाटर, बैगन, स्वीट पेपर, बीन और कोकोरबेट्स और ओकरा के केस में। फ्लावर किसका खाते हैं? कॉलीफ्लावर का खाते हैं, ब्रोकली का खाते हैं, है ना। फिर एक आता है कि किस तरीके से ग्रो करें, जो वेजिटेबल है उसे किस तरीके से ग्रो किया जाएगा। आप डायरेक्ट स्विंग करोगे, यानी कि डायरेक्ट स्विंग का मतलब हो गया कि डायरेक्ट मिट्टी में बीज लगा दिया, या फिर पहले पौधा तैयार करें और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करें। पौधा तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। तो उस बिहाफ पे 2 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, डायरेक्ट सोइंग वाले और एक होते हैं ट्रांसप्लांटेड वाले। जैसे डायरेक्ट सोइंग में अगर मैं बात करूँ तो भिंडी का डायरेक्ट बीज लगता है, गाजर है, आपका ये मूली है, बीन्स है, मटर है, गार्लिक है, इनके पौध तैयार नहीं होती है, डायरेक्टली बीज उठा के मिट्टी में लग जाता है। आप फील्ड तैयार करो। अच्छा, फील्ड प्रिपरेशन कैसे करी जाएगी? फील्ड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमबी प्लो, डिक्स प्लो या चिजल प्लो से सॉइल की ओपनिंग करी जाएगी। क्योंकि मिट्टी, जो भी आपने पहले क्रॉप लगाया होगा, मिट्टी अभी बिल्कुल हार्ड है, तो सबसे पहले हम सॉइल की ओपनिंग करेंगे। उसके लिए एमबी प्लो, डिक्स प्लो या चिजल प्लो का इस्तेमाल होगा। सॉइल की ओपनिंग के बाद में फिर हम यहाँ पे कम से कम 2-3 प्लोइंग करवाएंगे, रोटावेटर, कल्टीवेटर का इस्तेमाल करवा कर। उसके बाद में मिट्टी एकदम रफ़ हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इसको ढंग से पल्वराइज करने के लिए रोटावेटर का इस्तेमाल करेंगे। रोटावेटर के सहायता से ये लेवल भी हो जाएगी, नहीं तो प्लंकर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। रोटावेटर से जब पल्वराइजेशन का काम हो रहा होगा तभी हम इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह भी मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्लंकर या रोटावेटर से आप लेवलिंग वगैरह करवा सकते हो। तो ये तरीका है मेनली, ठीक है। इसके अलावा नर्सरी रेजिंग, जिन क्रॉप्स की आपको ट्रांसप्लांटिंग करनी है उनकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। अब नर्सरी रेजिंग के लिए जनरली क्या क्या तरीके हैं, रेस बेड आप बनाओ, मतलब जो भी, खैर आपने नर्सरी बेड जो आपकी होनी चाहिए, अगर जनरल हम बात करें कि जो नर्सरी बेड होगी वो अच्छी तरीके से पल्वराइज होनी चाहिए, पूरे तरीके से कोई भी क्लॉट वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें। आपको क्या करना है, फिर थोड़ा बहुत फॉर्मेलिन और मिथाइल ब्रोमाइड वगैरह का एप्लीकेशन के बाद में आपको उसे पॉलीथीन से कवर कर देना है कम से कम कुछ हफ्तों के लिए, ताकि सॉइल बॉन्ड माइक्रोब्स वगैरह मर जाएँ। तब कहीं आके आपकी वो सीड बेड तैयार होगी, फिर वहाँ पे आपको सोइंग करनी है, ठीक है। महीना भर लगता है। जब 10 से 12 सेंटीमीटर की सीडलिंग हो जाए और 2 से 3 पेयर ट्रू लीफ के आ जाएँ, तब हम उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए निकालेंगे, ये ध्यान रखना। तो 2 तरीके के क्रॉप होते हैं, एक जिनकी डायरेक्ट सोइंग होती है, एक जिनकी ट्रांसप्लांटिंग करी जाती है। भिंडी, गाजर, मूली वगैरह के डायरेक्ट बीज लगेंगे, जबकि टमाटर, बैगन, मिर्च वगैरह के केस में, कैबेज वगैरह के केस में और पत्ता गोभी के केस में, मतलब सॉरी, कैबेज के केस में, कॉलीफ्लावर के केस में, इन सब के केस में आपका पौध तैयार होगी। फिर एक आता है बेस्ड ऑन फोर्सिंग। कूल फोर्सिंग वेजिटेबल और वार्म फोर्सिंग वेजिटेबल का मतलब ये हो गया कि हम उन्हें, जो नॉर्मल क्लाइमेट है, हम उसे और थोड़ा सा क्लाइमेट को अपने हिसाब से चेंज करके ग्रो करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, उसे हम कह रहे हैं एक तरीके से फोर्स करना, फोर्सिंग। अब जैसे कि आपका जो कूल फोर्सिंग वेजिटेबल है, इसमें आपको क्या किया जाएगा, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, रेडिश है, अगर आप एनवायरनमेंट को इस तरीके से चेंज कर लो, जैसे कि पॉली हाउसेस वगैरह या ग्रीन नेट वगैरह का इस्तेमाल करके लोग नहीं करते हैं, वो मेनली चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आप थोड़ा सा क्लाइमेट अपने हिसाब से एडजस्ट करके या इस तरीके से मॉडिफाई करके वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकती हैं या नहीं कर सकते। उस भी हाफ पे बता रखा है कूल फोर्सिंग और वार्म फोर्सिंग। ये आपके कूल फोर्सिंग वाले दे रखे हैं, वार्म फोर्सिंग वेजिटेबल दे रखे हैं। फिर किस में रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना उसके भी हाफ पे है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कौन सी वेजिटेबल कौन से कलर की है उसके भी आप पे क्लासिफिकेशन है, पीले रंग की कौन है, हरे रंग की कौन है, लाल और ब्लू रंग की कौन है ना। फिर एक आपकी सॉइल फैक्टर के भी आप पे, एल्कली में कौन सी उगती हैं उनको हम बेजोफिल कह देते हैं, है ना। इसके अलावा एसिडिक सॉइल में जो आपकी हो जाती हैं उन्हें एसिडोफिल बोल देते हैं, न्यूट्रल में जो होती हैं न्यूट्रोफिल बोल देते हैं, फेजमोफाइट बोल देते हैं जो इस तरीके की मिट्टी में हो जिसमें सैंड और ग्रेवल है,
है ना। इसके अलावा जो सब्जियां आपकी पत्थर पे हो जाती है उन्हें टेरोफाइट बोल देते हैं। अच्छा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या होता है, उसे हम पॉलिनाइजर बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना कि जो दशहरी है उसका बढ़िया पॉलिनाइजर कौन है, या जो आम्रपाली है उसका बढ़िया पॉलिनाइजर कौन है। पॉलिनाइजर का मतलब क्या है? पॉलिनाइजर का मतलब होता है वो सोर्स, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन का सोर्स। क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि पॉलन ग्रेन की जब लैंड करता है, पॉलन ग्रेन जब लैंड करता है स्टिग्मा पर, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। अगर राइट टाइप पॉलन होगा वही जर्मिनेट करता है, नहीं तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन का जो भी सोर्स होगा उस सोर्स को हम बोलते हैं पॉलिनाइजर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमारा वेजिटेबल वाला पोर्शन जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। जो भी इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह थी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है।